नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विवेक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने टैक्स के चैनल में जिसका नाम है टैक्स सरल। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं ऑल अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होती है, ट्रस्ट कैसे बनती है, ट्रस्ट को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और ट्रस्ट की क्या ऑडिट फॉर्मेलिटीज होती हैं, यही सारी चीजें हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। दोस्तों, ये आज जो हमारी वीडियो है एनजीओ सीरीज के अंदर, ये हमारी आज दूसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपका मन बन चुका है कि आपको एक एनजीओ बनानी है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि अगर एनजीओ आपने बनानी है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके का होता है, एक ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा सेक्शन 8 की कंपनी। सो दोस्तों, आज उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रस्ट। दोस्तों, आज जो हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो हैं सीए सुनील रस्तोगी जी। सर, आपका स्वागत है टैक्स सरल के चैनल में। और हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ेंगे, सीए आदित्य जी, बट वो भी 15 से 20 मिनट बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हमारा लास्ट तक जरूर देखें। हम कोशिश करेंगे इसको हम छोटी 15 से 20 मिनट तक की वीडियो बनाएं जिसके अंदर ऑल अबाउट ट्रस्ट हो, सो दैट आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी ट्रस्ट से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो क्लियर हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सर, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, ये ट्रस्ट क्या होती है, व्हाट इज ट्रस्ट? थैंक यू विवेक जी, आपके इस चैनल में आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली ट्रस्ट एक लीगल अरेंजमेंट है। अगर जो हम लीगल टर्म की बात करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति की कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पास ट्रांसफर करता है विद द कंडीशन, विद द स्पेकुलेशन कि आप इस प्रॉपर्टी के कुछ बेनिफिट्स वो दूसरे बेनिफिशियरी को दिए जाए, तो वो एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सपोज किसी ने 500 रुपीज किसी दूसरे व्यक्ति को दिए कि आप इन लोगों को, इस पैसे को आप उन लोगों में बांट दे जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। इसी को हम ट्रस्ट बोलते हैं। तो इस ट्रस्ट के अंदर 3 कैटेगरी बन जाती है, ऑथर, ट्रस्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड बेनिफिशियरी। तो इस सब का फॉर्मुलेशन एक ट्रस्ट है जो आपने पूछा मेरे से। तो सर, जाने कि अगर मैं पिछली बार का एक एग्जांपल लेता हूँ, जो आपने बहुत एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कि अगर कोई वैष्णो देवी जा रहा है, ठीक है, उसको हमने कुछ पैसे अगर दे दिए कि भैया आप जाकर वहां पे मंदिर में चढ़ा दीजिए या जरूरतमंद लोगों को खाना खिला दीजिए, तो यानी कि हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और हम ट्रस्टी हो गए, वो हमारा एक तरीके से ऑथर या सेटलर हो गया जो हमारे बिहाफ पर वहां पर पैसा वो खर्चेगा। जी राइट सर। और बिल्कुल जो इसमें भी यही आपने एग्जांपल देकर ही समझाया कि ट्रस्ट में बेसिकली हमारी एक किसी भी हम प्रॉपर्टी को अगर हम चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है जिसमें एक सेटलर होगा, ऑथर होगा, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट सर। सर, ये एक बार हमें ट्रस्ट समझ आ गई कि चलो ये ट्रस्ट होती है, और कितने तरीके की हम ट्रस्ट बना सकते हैं? विवेक जी, इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा कि बेसिकली ट्रस्ट 2 तरीके से होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। और ये दोनों के दोनों में से जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो गवर्न होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, जिसमें सारे रूल रेगुलेशन है हाउ टू कंटिन्यू, हाउ टू ऑपरेट ट्रस्ट। बट वो प्राइवेट ट्रस्ट के लिए है। लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं विवेक जी कि जो प्राइवेट ट्रस्ट है और पब्लिक ट्रस्ट है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सा है, अंतर बहुत छोटा सा है कि जो बेनिफिशियरीज है वो प्राइवेट होते हैं, एक पर्टिकुलर होते हैं कि भाई इनको बेनिफिट दिया जाए, जैसे कि फैमिली के कोई मेंबर है, कोई रिलेटिव्स है। बट पब्लिक ट्रस्ट के अंदर जो बेनिफिशियरी होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी कि जिनको उनकी नीड है, वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं, एज ए जनरल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं। तो ये 2 तरह के ट्रस्ट हो गए, एक प्राइवेट एंड एक पब्लिक।
अब इसमें विवेक जी एक मैं पॉइंट और कहूंगा कि लीगल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, जहां कहीं भी हम ट्रस्ट का नाम लेते हैं तो बेसिकली ट्रस्ट के अंदर 3 टाइप के ट्रस्ट आते हैं। नंबर 1 ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट एक्ट से गवर्न होता है। दूसरा है सोसाइटी, जो कि सोसाइटी एक्ट में गवर्न होता है। तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी, जो कि एमसीए आरओसी यानी कि कंपनी एक्ट 2013 उसके अंडर कर में कवर होता है। तो ये इन बेसिकली तीनों का जो सिस्टम है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उनको ट्रस्ट बोलते हैं। तो हम ये ना समझे कि कहीं पे लिखा है इनकम टैक्स में कि ट्रस्ट, तो आप सिर्फ उस ट्रस्ट को समझें। ये तीनों कैटेगरी ट्रस्ट के अंडर में आती है विवेक जी। राइट सर। तो सर अगर मैं इसको समराइज करूं तो मेरी ट्रस्ट जो होती है 2 तरीके की होती है, एक मेरी प्राइवेट ट्रस्ट होती है और एक मेरी होती है पब्लिक ट्रस्ट। और प्राइवेट ट्रस्ट ये होगी कि जो मूलतः हम हमारे जो पर्सनल लोगों के लिए, एक क्लोज लोगों की बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है, सो दैट इज माय प्राइवेट ट्रस्ट। और पब्लिक हो गई जो हमारे पब्लिक एट लार्ज के लिए हम दे रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम भी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था कि हमने जो वैष्णो देवी जा रहा है उसको हमने पैसे देके बोला कि आप जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना, सो दैट इज माय पब्लिक ट्रस्ट एक्चुअली। ठीक है, यस क्योंकि इसके अंदर बेनिफिट पब्लिक एट लार्ज हो रहा है। और हमने एक बोला कि भैया आप उस वहां पे एक जो पंडित जी बैठे हैं फलाना नाम के, उनको दे देना केवल वो पैसे। तो यानी कि वो एक प्राइवेट ट्रस्ट टाइप हो गया कि केवल उसी एक कुछ पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए हमने वो खर्चा किया। हमने देखा कि ट्रस्ट के अंदर एक ऑथर होता है, जहाँ हम इसको सेटलर बोलते हैं। सर ये ऑथर या सेटलर क्या होता है? जैसा आपने पूछा ऑथर या सेटलर ऑफ द ट्रस्ट क्या होता है, इन दोनों का लगभग मीनिंग एक ही है। जो ओनर ऑफ द ट्रस्ट है, जिसने ये ट्रस्ट क्रिएट किया है, वो ऑथर और सेटलर ऑफ द ट्रस्ट होता है, वो मालिक होता है। उसने ट्रस्ट प्रॉपर्टी किसी दूसरे ट्रस्टी के फेवर में की होती है, उसको हम ऑथर या सेटलर बोलते हैं विवेक। राइट सर। तो सर अगर इसको मैं समराइज करूं कि जो भी लाइक ओनर रहेगा, बेसिकली इस तरीके से हम इसके अंदर हम ओनर बोर्ड का शब्द का यूज कर सकते हैं कि ओनर जो रहेगा ट्रस्ट का, दैट इज माय ऑथर जस्ट सेटलर। दूसरा ये है कि ये ट्रस्टी क्या होता है, लाइक ट्रस्टी किसको हम बोलते हैं? जैसे कि मेरा मन है कि मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं ये सोचता हूँ कि यार किसी सोशल काम के लिए इसको यूज किया जाए, तो मैं उस पैसे को सपोज किसी बैंक में एज ए एफडी डिपॉजिट करता हूँ। और तो मेरा मन है कि उस एफडी के इंटरेस्ट से को हम यूज करेंगे किसी चैरिटेबल काम के लिए। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शर्मा जी, आप और 1-2 फ्रेंड हैं, उनको मैं बोलता हूं कि इस इंटरेस्ट को आप किसी चैरिटेबल काम में यूज करने में मेरी मदद करें। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक तो मैंने इस ट्रस्ट को फॉर्म किया, आई एम द ऑथर एंड सेटलर ऑफ द ट्रस्ट। दूसरे, मैंने उस प्रॉपर्टी को, मैंने अपने पैसे को बैंक में एफडी के तौर पर जमा कराया। तो ये जो मेरा अमाउंट है दैट इज ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हुई। ठीक है, आपको मैंने कहा, आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए थोड़ी हेल्प करेंगे और आप उसके लिए तैयार हो गए हैं, तो आप हुए ट्रस्टी, यानी कि आप उस पैसे की देखभाल करेंगे, उसकी जो इनकम जनरेट होगी, इंटरेस्ट इनकम, आप उसको किसी चैरिटेबल काम में यूज करवाएंगे। आप हो गए ट्रस्टी। अब आप कहाँ यूज करेंगे इसको? आप यूज करेंगे जिनको इस पैसे की आवश्यकता है। किसी को बच्चे को एजुकेशन चाहिए, किसी को कहीं खाना पीना, कुछ भूख लगी है उसको खाना चाहिए, या आपकी उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप उसको हेल्थ के लिए कोई कंपेन करना चाहते हैं, आप झुग्गी झोपड़ी में जाकर के उनको कोई शिक्षा देना चाहते हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो सब हो गए बेनिफिशियरी। यानी कि उस पैसे से जिनको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिशियरी हो गए। तो बेसिकली इस ट्रस्ट के अंदर जो मेन एलिमेंट्स हैं, ओनर, ट्रस्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी और बेनिफिशियरी, इन चारों को मिलाकर के ये एक ट्रस्ट बना। तो विवेक जी, मैं समझता हूँ कि आपको इन क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट को आपको। राइट सर। तो सर मैं ये तो मैं अगर इसको मैं समराइज करूं, ये जो अभी आपने जो एग्जांपल दिया उसमें मेरे अगले 3 क्वेश्चन भी कवर हो गए कि लाइक सबसे पहला कि मेरा ये ट्रस्टी क्या होता है वो आपने बता दिया, बेनिफिशियरी कौन होते हैं वो आपने कवर कर दिया, प्लस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कैन बी अ मूवेबल और इमूवेबल। अगर कोई अपना घर दे रहा है
तो वो भी इसमें लाइक वो भी प्रॉपर्टी कहलाएगी। प्लस अगर कोई कैश भी दे रहा है तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कहलाएगी। और बेनिफिशियरी वो लोग हो गए जिनके लिए हम ये सब प्रोग्राम हम ये कर रहे हैं एक्चुअली। विवेक जी, मैं इसमें एक ऐड करूंगा, हमने जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी की बात की है, इमूवेबल हो या मूवेबल हो, वंस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द ट्रस्ट दैट इज इरिवोकेबल। अब हम इसको, पैसे को या इस प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रस्ट से वापस नहीं ले सकते। इट शुड बी वेरी क्लियर, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। ओके, तो सर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक बार मैंने इस ट्रस्ट को कोई भी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, वो इर्रिवोकेबल है, यानी कि ये ट्रस्ट जीवन भर बनी रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती इन जनरल। बट सर अगर हम उसके अंदर अपने ट्रस्ट डीड के अंदर अगर कुछ ऐसा क्लॉज डाल दें कि भैया ये लाइक अगर ये ट्रस्ट अगर ऑथर की डेथ हो जाती है या ट्रस्टी यहाँ से इतने छोड़ देते हैं, तो हम उसके अंदर एक क्लॉज ये डाल सकते हैं कि अब ये हमारा बेसिकली ट्रस्ट खत्म हो जाए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम ट्रस्ट डीड प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर 3-4 क्लोज जो बड़ी मेनली हम करते हैं कि दिस ट्रस्ट शुड बी इरिवोकेबल। ये एक कंडीशन होती है जो कि ट्रस्ट डीड का एक मेन एलिमेंट है। दूसरा है कि इन केस दिस ट्रस्ट इज डिसोल्व्ड बाय एनी रीजन, तो इसका जो अमाउंट है, इसकी जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो मनी है, वो पैसा किसी दूसरे ट्रस्ट को ही दिया जा सकता है। ये रिवर्ट बैक होकर के ट्रस्टी को या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को ये वापस नहीं मिल सकता। ये एक दूसरा कंडीशन होती है। तो यानी कि सर अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट का जो पैसा होगा, ठीक है, अगर कभी हमने ट्रस्ट बंद करी कि हम अपने पैसा वापस नहीं ले सकते, वो हमको एक दूसरी ट्रस्ट में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये पब्लिक ट्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। हमारे साथ सीए आदित्य जी भी जुड़ गए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आदित्य जी भी आज के स्पीकर हैं। सो आदित्य जी, स्वागत है आपका टैक्स के चैनल पे, टैक्स सरल पे। सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप बता रहे थे आदित्य जी कुछ। हाँ सर, सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इसमें जैसे इरिवोकेबल क्लॉज जो आपने बताया, उसमें मेरे ख्याल से ऐसा भी होगा कि किसी एक ट्रस्ट अगर कोई है, वो किसी दूसरे ट्रस्ट को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती। पर इरिवोकेबल का मतलब ये होगा, मतलब एक बार पैसा अगर चला गया पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो पब्लिक बेनिफिट के लिए ही रहेगा और उस ट्रस्ट के अंदर ही रहेगा। आदित्य जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जो इरिवोकेबल जो क्लास है, उसका मतलब यह है कि हम उसको अपनी मर्जी से रिवोक नहीं कर सकते। बट कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनके कारण ये, जैसे कि सेटलर की डेथ हो गई, सभी लोग, या जो ट्रस्टी है उनकी डेथ हो गई, या ट्रस्ट की जो कंडीशंस हैं वो किसी वजह से जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हैं उनका कहीं उल्लंघन हो गया, तो उस केस में ट्रस्ट को डिसॉल्व करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सब चीजें गलत कर लें, इलीगल काम करने शुरू कर दें और ट्रस्ट बना रहे। ट्रस्ट इरिवोकेबल है, हम अपनी मर्जी से ट्रस्ट को रिवोक नहीं कर सकते। बट कुछ सरकमस्टांस, कुछ रीजन जब बनते हैं, तो इस केस में यदि डिसॉल्व किया जाना पड़ता है, तो उस केस में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी ऐसे दूसरे ट्रस्ट में ही ट्रांसफर हो सकती है जहां पर सिमिलर ऑब्जेक्टों, सिमिलर नेचर हो और वो ट्रस्ट जेन्युइन हो, वो जेन्युइनली काम करता हो। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है कि इसके अंदर जो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं उसमें पब्लिक का इन्वॉल्व होता है। सपोज आदित्य जी, आपने 10,000 रुपया किसी ट्रस्ट को डोनेट किया, मैंने 10,000 ट्रस्ट को डोनेट किया, वीपी ने 10,000 ट्रस्ट को डोनेट किया, और 10-20 लोगों ने ट्रस्ट को डोनेट किया। अब ये पैसा आपका हमारा नहीं रहा, अब ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो गई है। अब आप उससे बेनिफिट भी नहीं ले सकते। आप कि भाई कोई बेनिफिट मिले और आप बेनिफिट की उम्मीद करें, यदि वो आप उम्मीद करते हैं तो वो भी ट्रस्ट का वायलेशन ना करें। ठीक है? ओके सर, ये बेसिकली मीनिंग है। राइट सर, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास।
Right, sir, right. ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Aditya ji, like since you now joined us, तो आदित्य जी ये ट्रस्ट कौन क्रिएट कर सकता है? Who can create a trust? ट्रस्ट जैसे इसमें कोई भी पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी के साथ, वो हर पर्सन ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए एलिजिबल है एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन इसमें एक और चीज आती है कि अगर कोर्ट ने किसी को सिविल कोर्ट ने किसी को ऑर्डर कराया कि आप ट्रस्ट क्रिएट करिए, तो उस केस में दूसरा वो लीगल पर्सन ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। ये दो केस आते हैं, एक तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट है एलिजिबल है, वो ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। सेकंड, अगर सिविल कोर्ट ने किसी को ऑर्डर करा है कि ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, तो वो पर्सन ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। और एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ये पर्सन की डेफिनेशन बताता है कि पर्सन के अंदर कौन कौन कवर होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 बताता है कि पर्सन के अंदर एक इंडिविजुअल कवर होता है, लीगल ऑर्गेनाइजेशंस कवर होती हैं जैसे कि कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म और सोसाइटीज, ट्रस्ट। इसके अलावा कोई भी लीगल पर्सन मतलब जो कोई ऐसी बॉडी है जो लॉ के द्वारा बनाई गई, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये मतलब एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत क्रिएट करी गई बॉडी है। इसको भी हम पर्सन की डेफिनेशन में रखते हैं एज पर सेक्शन 231। तो ये सब लोग ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए एलिजिबल है। आदित्य जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि ये लीगल पर्सन कोई भी है वो ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। तो मैं ऐसे बहुत सारे मेरे केसेस हैं जिनमें कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या पीएसयूज हैं उनके भी ट्रस्ट बनते हैं। तो उसमें जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है वो कंपनी होती है, उसमें कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं होता। तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि कंपनी भी एक ट्रस्ट को क्रिएट कर सकती है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं। तो सर यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट या सेक्टर ऑफ द ट्रस्ट कैन बी अ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, व्हाटएवर इट इज। तो बेसिकली हर एक व्यक्ति, लाइक अगर हम पर्सन की डेफिनेशन में दोबारा जाएं, हु इज ऑफ साउंड माइंड कैन बी अ लाइक द ऑथर, वो ट्रस्ट बना सकता है। प्लस कोई भी कंपनी भी अपनी ये ट्रस्ट बना सकती है जिसके अंदर वो कंपनी खुद एज अ ऑथर काम कर सकती है। यस जी, थैंक यू सर। आदित्य जी, अब थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को एक ट्रस्ट बनानी है, तो उसके लिए मेरे को किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या बेसिकली कोई जहाँ तक है जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे जाते हैं, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से? जी विवेक जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें नॉर्मली तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, अभी ट्रस्ट में और सोसाइटीज में इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इनके लिए कंसोलिडेटेड सेंट्रलाइज्ड एक्ट नहीं है जिसके तहत पूरे इंडिया में चीजें गवर्न होती हो। तो थोड़े बहुत चेंजेस स्टेट टू स्टेट चीजें कई बार वरी कर जाती हैं थोड़ी बहुत, बट जो एक बेसिक मॉडल है वो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली हमें अगर कोई भी ट्रस्ट क्रिएट करनी है उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है KYC ऑफ द ऑथर, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसमें एड्रेस प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ऑथर। इसके अलावा हमें चाहिए होता है कि जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका रेंट एग्रीमेंट या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और एक यूटिलिटी बिल चाहिए होता है हमें। हमारी जो रजिस्टर्ड प्रेमाइसेस है उसका वो रिसेंट होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर का, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए होता है एक नॉर्मली जैसे दिल्ली में एक गवर्नमेंट फीस जाती है, उसको कहते हैं ई रेसिप्ट, जो अराउंड 1100 रुपए की ई रेसिप्ट होती है, गवर्नमेंट को फीस जाती है। और इस फीस के बाद हमारा मतलब एक तरह से हमारी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की फीस गवर्नमेंट को चली जाती है। इसके अलावा हमारी जो ट्रस्ट डीड क्रिएट होती है लाइक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या सेल डीड की तरह क्रिएट होती है एक स्टैम्प पेपर पे। स्टैम्प पेपर के ऊपर हमारी दिल्ली में जैसे 3% की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगती है। अगर मान लीजिए आपकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो फॉर एग्जाम्पल 2100 रुपए है, हम छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं, 2100 रुपए है, तो हमारा अराउंड 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा 3% के हिसाब से।
तो हमारा स्टैम्प पेपर हो गया है, इसके ऊपर हमने अपनी ट्रस्ट डीड प्रिपेयर करके लगा दी। साथ में जो मैंने बाकी डॉक्यूमेंट्स बताए, केवाईसी ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और रेंट एग्रीमेंट, एलओसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीजें बनाकर एक हम सेट प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ई रेसिप्ट के साथ। दिल्ली में नॉर्मली जो अपॉइंटमेंट मिलती है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए वो ऑनलाइन मिलती है। वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम लोग जो हमारा डिसाइडेड टाइम होता है मीटिंग का रजिस्ट्रार के साथ, उस समय पर हमें डिपार्टमेंट में पहुंचकर अपनी फाइल सबमिट करनी होती है। वहाँ पे थोड़े बहुत प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं ऑथर्स के, विटनेसेस के। उसके बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है ट्रस्ट का। मेनली इसमें हमें 2 विटनेसेस की और जरूरत पड़ती है, जो अभी पीछे स्किप हो गया। 2 विटनेसेस की हमें रिक्वायरमेंट और रहती है ट्रस्ट बनाते समय, और इन विटनेसेस की भी हमें केवाईसी साथ में जरूरत पड़ती है। राइट आदित्य जी। तो आदित्य जी, जो चीज आपने बोली मैंने उसको नोट डाउन करा है, जैसे तो समराइज कर लेता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, सो दैट लाइक उनको पता रहे। सर आपने क्या बोला आदित्य जी कि केवाईसी ऑफ ऑथर, केवाईसी ऑफ ट्रस्टी नहीं चाहिए होता हमको? नहीं, नॉर्मली ट्रस्टीज का हमें नहीं चाहिए होता। आप एडिशनली लगा सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट में नहीं है, उसके बिना भी काम हो जाएगा। ओके ठीक है। तो केवाईसी ऑफ ऑथर हो गए, ऑथर का हो गया, यूटिलिटी बिल जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें मैं बताता हूँ, ऐसे ये कुछ डिपार्टमेंट्स पे ट्रस्टीज का भी मांग लेते हैं, तो ट्रस्टीज का भी लगा देना बेनिफिशियल रहेगा, कि ऐसा ना हो कि वो फाइल उस पर रोक दें। हाँ जी, मैंने एक्चुअली आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ना जब मैंने ट्रस्ट बनाता हूँ तो जनरली वो डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर गया, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमारे। इसमें बस डिफरेंस इतना आता है कि ट्रस्टीज के साइन के बिना भी काम हो जाता है दिल्ली में, और ऑथर के साइन के साथ काम चल जाता है। बेसिकली वहां पर क्या होना चाहिए, ऑथर को खुद, ऑथर जाएगा वहां पर साइन जाएगा, ट्रस्टी वगैरह की जरूरत नहीं होती है एक्चुअली। बिल्कुल। तो वहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर से और फिंगरप्रिंट से और साइन की रिक्वायरमेंट से ट्रस्टीज बच जाते हैं। और सर इसमें भी आदित्य जी सेम चीज होगी कि अगर जिस प्रेमाइसिस पर हम कर रहे हैं, जहाँ पर हमने ट्रस्ट का एड्रेस दिखाया है, वहाँ का रेंट एग्रीमेंट अगर वो रेंटेड है, ठीक है, बिजली का बिल वगैरह, ये सारी चीजें हमको अपना देना पड़ेगा। प्लस ट्रस्ट डीड हो गई हमारी, ठीक है। और आपने बोला कि जितने की मेरी प्रॉपर्टी है उसके 3% का मेरे को स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। ये दिल्ली में है, हो सकता है किसी और स्टेट में हमारा 3% के अलावा कोई रेट चलता। और जैसे हमें स्टैम्प ड्यूटी, राइट। और आपने एक चीज और बोली कि ये अप्रूवल हमको लाइक हमें वेबसाइट से लेना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाकर लॉगिन लाइक उनसे टाइम अप्रूवल लेना पड़ेगा, किस टाइम लेना पड़ेगा। ये कौन सी वेबसाइट रहेगी ऑडियंस की जानकारी के लिए, लाइक क्या वेबसाइट का नाम है? दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप ई ग्राम्स करके है वेबसाइट, उस पर आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि ई रजिस्ट्रार शेड्यूल्ड मीटिंग टाइम, तो ऐसे करके लिखेंगे तो वो वेबसाइट का लिंक जो फर्स्ट आएगा। मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा वैसे में, लेकिन नॉर्मली ये जब हम लिखते हैं कि ई रजिस्ट्रार मीटिंग, तो उसमें अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट का वो लिंक आ जाता है, वहां से जाके वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मैं भी लिंक बता दूंगा। बेसिकली विवेक जी, मैं इसमें ऐड करूंगा कि दिल्ली के अंदर यदि हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जितने सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जहां पर प्रॉपर्टी की सेल डीड रजिस्टर्ड होती है, वहीं पर ये ट्रस्ट डीड भी रजिस्टर्ड होती है। और इसका प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम सेल डीड को रजिस्टर कराते हैं। तो ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, इन सबके एसडीएम अलग अलग जगह पे हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूँ कि शायद 8 या 9 लोकेशन है जहां पर की डीड रजिस्टर्ड होती है। तो सेम प्रोसीजर है और बड़ा आसान प्रोसीजर है। और आदित्य जी, आपकी उसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो ऑथर है, ऑथर का भी फोटोग्राफ लगता है इसमें डीड में। हाँ सर, ऑथर का ये मैंने बताया था कि उसका ऑथर का फोटोग्राफ लगेगा इसमें। अच्छा आदित्य जी, जो हमारी एक जो ट्रस्ट बनती है, ठीक है, उसके लिए जो मेरे को लगता है फंडामेंटल जो मेरा पेपर होता है वो होता है मेरा ट्रस्ट डीड। तो इस ट्रस्ट डीड में हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं? इसमें जो ट्रस्ट डीड के अंदर बेसिकली हम लोग सबसे ऊपर जो हम मेंशन करते हैं वो हम इनके जो हमारे ऑथर्स हैं, ऑथर की डिटेल आती है कि ऑथर का एड्रेस, उनका फादर्स नेम, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन वहाँ पे एज ऑथर। इसके अलावा वहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रॉपर्टी वो कितनी अपनी डाइवेस्ट कर रहे हैं ट्रस्ट में, कितनी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं ये काम करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रस्ट के, जिसको हम ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो
ऑथर हैं वो 15,000 या 20,000 फॉर एग्जाम्पल वो अपनी प्रॉपर्टी उसमें स्टार्टिंग में डोनेट कर रहे हैं ट्रस्ट को काम करने के लिए, तो 15,000 की प्रॉपर्टी वहां पे मेंशन होगी कि इन कैश कितने रुपए ऑथर के द्वारा दिए गए संस्था को ये ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद आती है ट्रस्टीज की डिटेल, जहाँ पर ट्रस्टीज की डिटेल्स आती है, उनका एड्रेस, उनका नाम, उनका आधार कार्ड नंबर, ये सब केवाईसी की आइडेंटिफाई हो जाएगी कौन लोग ट्रस्टीज हैं जो संस्था को मैनेज करेंगे आगे। इसके बाद यही नॉर्मल क्लॉजेस जो हमारे एमओए में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आते हैं वही क्लॉजेस यहाँ पे कॉमन होते हैं, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज जहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करे जाते हैं कि संस्था किस किस ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी। ये सारा पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग वहाँ पे इसके बाद सारा प्रोसीजरल पार्ट आ जाता है, जिसको हम लोग कंपनीज एक्ट में हम इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसा समझ सकते हैं कि यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव क्लॉज तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला पार्ट कवर कर लिया। इसके बाद हमारा आता है कि हम लोग काम किस तरीके से करेंगे, हमारी मेंबरशिप फीस क्या रहेगी, हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या रहेगा, और लोगों क्या होंगी जैसे सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, संस्था की मीटिंग कब कब होंगी, किस किस तरीके से होंगी, और बाकी जो काम करने का नॉर्मल तरीका क्या रहेगा। और इसके अलावा हम लोग कुछ क्लॉजेस, कंपलसरी क्लॉजेस डालते हैं, जैसा भी रस्तोगी जी ने पहले मेंशन करा था लास्ट क्वेश्चन में कि हम वहाँ पे कुछ क्लॉजेस कंपलसरी डालने होते हैं, जैसे कि एक तो इरिवोकेबिलिटी क्लॉज कि हमारी संस्था किसी भी केस में रिवोक नहीं करी जाएगी, खत्म नहीं करी जाएगी एक बार उसमें प्रॉपर्टी डाइवेस्ट करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद। और मेनली ये क्लॉज लास्ट में हम विटनेसेस की डिटेल्स डालते हैं ट्रस्ट डीड के ऊपर, उनके साइन होते हैं और फोटोज के साथ हम वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं ट्रस्ट डीड का। अभी मैं कुछ टाइम में एक बार ट्रस्ट डीड में ऑब्जेक्टिव क्लॉज को एक बार मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा कि हमारे ऑडियंस देख पाए और उसमें उनको और अच्छा आइडिया लग पाए उससे। राइट आदित्य जी। सुनील सर कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे, लाइक अगर हमने कुछ मिस करा हो ट्रस्ट डीड पे क्या? बिल्कुल विवेक जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जब हम ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे, क्या उसकी रूपरेखा रखेंगे, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रस्ट डीड हमारा शरीर का जैसे बैकबोन है, इसी तरह से ट्रस्ट के लिए जो ट्रस्ट डीड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि फॉर एवर चल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी, केयर ट्रस्ट डीड बनाने में लगाई जाती है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है वो एज पर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 215 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उसके हिसाब से बनाए जाए। उसके अंदर 6 लिंब दिए हुए हैं, रिलीजियस टू द पुअर, रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन टू द पुअर, योगा, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, इस तरह के प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इस तरह के जो 6-7 लिंब हैं, हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही ट्रस्ट डीड के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और इसमें एक केयर और करनी पड़ती है कि हमारा पर्पज क्या है ट्रस्ट को बनाने का। हमारा ट्रस्ट क्या एजुकेशनल है, क्या हमारा सिर्फ चैरिटेबल है, या हमारा कोई योगा से रिलेटेड है, या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब पहले ट्रस्ट डीड के जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते थे और प्रेजेंट सिनेरियो में उसमें डिफरेंस आया है। पहले हम क्या करते थे, सारे ऑब्जेक्टिव जो कुछ मिला सब कुछ ट्रस्ट डीड में डाल दिया और हमने उसको अप्रूवल के लिए भेज देते थे। बट ये ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड तो हो जाएगी, बट जब वहां हम इनकम टैक्स में जाएंगे तो वहां दिक्कत आती है। तो इसलिए हम इसको स्पेसिफाई रखें, यदि एजुकेशनल है तो हम सारे जो क्लोज हैं वो एजुकेशन के हिसाब से डालें। यदि हम सबकी खिचड़ी बना देंगे तो वहां पर इनकम टैक्स में इसको अप्रूवल में दिक्कत आती है, तो वो चीज ध्यान रखें। हाँ, और इसमें वो जरूर क्लोज डालें कि इन केस यदि हमें कभी भविष्य में इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है किसी भी रीजन से, तो अमेंडमेंट करने की पावर ट्रस्टीज को, ऑथर को है और वो हम अमेंड कर सकते हैं। तो आदित्य जी और सुनील जी, अगर मैं इसको समराइज करूं, जो आज हमने डिस्कस करा, हमने ये डिस्कस करा कि पहले ट्रस्ट क्या होती है, ट्रस्ट कितने तरीके की होती हैं, ट्रस्टी कौन होता है, ऑथर कौन होता है, बेनिफिशियरी क्या है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, कौन
ट्रस्ट को क्रिएट कर सकता है और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार लाइक किसी ने ऑडियंस ने अगर बना लिया कि अब हमको ट्रस्ट बनानी है, राइट, तो उसके लिए ये एक बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आज हमने डिस्कस करे हैं। थैंक यू सुनील जी एंड थैंक यू आदित्य जी आज की इस वंडरफुल डिस्कशन के लिए। आप लोगों ने अपना समय निकाला इस डिस्कशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सुनील जी एंड थैंक यू आदित्य जी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे ट्रस्ट को बनाने के लिए वो सब क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को मेल कीजिए। और अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट सोसाइटी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्ते। थैंक यू।